हम बात कर रहे हैं अप स्किलिंग की। आज अप स्किलिंग बहुत महत्वपूर्ण विषय बन गया है। वर्तमान में जिन ऑर्गेनाइजेशंस में अपने एम्प्लॉयज की स्किल को अप स्किलिंग के स्ट्रेटेजिक बनाकर डेवलप किया जा रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशंस कंटिन्यूसली ग्रो कर रही हैं। और जहां अप स्किलिंग नहीं हो रही है या रीस्किलिंग की बात लोग केवल सोच भर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस लंबे समय में सफर कर सकती हैं। वर्तमान समय में बदलती परिस्थितियों में स्वयं को उनके साथ साथ विकसित करने का बहुत आवश्यकता है। वह चाहे कार्य की दशाएं हो, कार्य की तकनीक हो, कार्य की परिस्थिति हो, बदलते सामाजिक मूल्यों के बीच श्रम का बदलता बाजार हो या ग्राहक की आवश्यकता, उसी के अनुरूप हमें अपनी श्रम की पूंजी को नियुक्त करना, टैलेंट को डेवलप करना तथा सही समय पर सही स्थान पर उसकी पद स्थापना करना, ताकि उसकी कॉम्पिटेंसी जॉब रिक्वायरमेंट के साथ मैच हो सके। कर्मचारी किसी भी संस्था के या व्यापार की रीढ़ की हड्डी होते हैं। वे ही सभी अन्य साधनों का सदुपयोग कर कंपनी के उद्देश्यों को पूरा कर कंपनी की बॉटम लाइन को अर्थात प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाते हैं। इसीलिए उनका समयानुसार विकसित किया जाना, श्रम का मूल्य, अच्छी कार्य दशाएं तथा व्यापार के निर्णयों में उनको भागीदार बनाना आवश्यक हो जाता है। और जब तक हम उनकी अपस्किलिंग नहीं करेंगे तब तक वो अपनी ना तो कॉम्पिटेंसी ना अपने स्किल सेट को बढ़ा पा सकते। उनकी समय समय पर दक्षताओं तथा क्षमताओं का उच्च स्तर पैदा करना, यह प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य बन गया है, जिससे वे सभी बदलती तकनीक, बदलती परिस्थितियों तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में, या यूं कहिए रोबोटिक्स की टेक्नोलॉजी के अनुरूप कार्य कर अपनी उत्पादकता को अपने प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से पैदा कर अपने प्रतिस्पर्धी के सामने अपने मूल्यों को निम्नतर स्तर पर रखकर अपने उत्पादकता, अपने लाभ को बढ़ाने के लिए वह निरंतर प्रयासरत रहते हैं। आइए इसी क्रम में हम बात करते हैं, व्हाट इज एम्प्लॉय अपस्किलिंग। अपस्किलिंग है क्या? अपस्किलिंग है किसी भी कार्य स्थल पर उसकी परिस्थितियों को, उसकी फैसिलिटीज को, उसकी लर्निंग को कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करना, उन्हें प्रोवाइड कराना, उन्हें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज का हिस्सा बनाकर उनको विकसित करना और उन्हें उनकी विकसित कॉम्पिटेंसीज के अनुरूप कार्य देना तथा उनकी दक्षता और कार्य क्षमता के अनुरूप उनके स्किल गैप को भरते रहना ही अपस्किलिंग कहलाती है। मैं कुछ अपस्किलिंग के वर्तमान के उदाहरण दे सकता हूं। अपस्किलिंग की जो प्रक्रिया है वह जब हम नया एम्प्लॉय या तो नियुक्त कर रहे तब उसकी बहुत आवश्यकता है, या हम फ्यूचर के एक्सपेंशन में या फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान में जब भी हम टेक्नोलॉजी चेंज करते हैं, प्रोडक्ट मिक्स चेंज करते हैं या कस्टमर के नीड के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड करते हैं, उस समय के लिए या उस प्रोसेस को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे इस डिजिटल टेक्नोलॉजी में आपकी डिजिटलाइजेशन की प्रोसेस को समझना, एनालिटिकल एबिलिटीज या एबिलिटी स्किल सेट को डेवलप करना, या ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशनल स्किल्स, चाहे वो लीडरशिप की हो चाहे वो और किसी चीज की हो। तो ये कुछ प्रमुख उदाहरण हैं जिनमें हमें अपनी अपस्किलिंग रेगुलर बढ़ाते रहना आवश्यक है। और अपस्किलिंग कब कैसे हो पाती है, इसका एग्जाम्पल एक पेंसिल से लिया जा सकता है।
जैसे जब पेंसिल से हम लिखते जाते हैं तो वह मोटा लिखने लगती है, तो उसको शार्पनर से दोबारा शार्प करना पड़ता है, उसके कुछ हिस्से को छील करके पुनः उसकी धार को तेज करना पड़ता है। उसी तरह से एम्प्लॉय को बदलते परिवेश में, बदलती हुई तकनीक में, बदलते हुए सामाजिक मूल्यों में, बदलती हुई परिस्थितियों में तैयार करना, उसको अपॉर्चुनिटी देना, उसको एम्पावर करना, उसको उसकी दक्षताओं, क्षमताओं, कुशलताओं के अनुरूप एंगेज करना और उसकी बराबर प्लानिंग करते रहना, योजना बनाते रहना, ताकि अचानक मार्केट में कोई ऐसी परिस्थिति ना आ जाए कि मेरे लोगों की स्किल सेट कम पड़ जाए। उसके लिए समय समय पर उनको सुना जाना, उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना, उनकी आवाज को बार बार या तो सजेशन स्कीम से या कम्युनिकेशन के अन्य माध्यमों से इकट्ठा करना और उन पर कार्य करना, एक अच्छे औद्योगिक कार्य संस्कृति का विकास करना, ये सब चीजें अप स्किलिंग के कुछ प्रमुख माध्यम बन सकते हैं। अब बात करते हैं व्हाई अप स्किलिंग इज नीडेड, अप स्किलिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो उसके बहुत सारे कारण हैं, जिनमें से 4 प्रमुख कारण मैं आपको यहाँ बताता हूँ। नंबर 1, जो मेरे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनको मैं नए बदलते परिवेश के हिसाब से तैयार करूं। नंबर 2, जो मेरी वर्क फोर्स है उसको यदि समय पर मुझे प्रमोशन, अपग्रेडेशन देना है तो उनकी स्किल और कॉम्पिटेंसीज को मैं डेवलप करूं। नंबर 3, उनको भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप मेरे मार्केट का क्या ट्रेंड है, मेरा प्रोडक्ट मिक्स क्या होने वाला है, मेरी सर्विस का मिक्स क्या होने वाला है, मेरे कंज्यूमर की नीड क्या आने वाली हैं, फ्यूचर में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, उन सब की भविष्य के लिए तैयारी करने के लिए ही अप स्किलिंग की बहुत आवश्यकता है। और जो इनको समय से अचीव करते रहते हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस कभी भी प्रॉब्लम में नहीं आते हैं, चाहे कितना ही हम वूका वर्ड की बात कर लें। अब आपकी स्किलिंग के लिए अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या या तो इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं या उसका रोड मैप क्या हो सकता है। सबसे पहला है कि हम अपनी सिचुएशन को एनालाइज करें, डिफाइन करें और कुछ इनिशिएटिव लें कि मुझे ये इनिशिएटिव लेने हैं। केवल स्ट्रेटजी बनाने से कुछ नहीं होगा जब तक उस पर एक्शन नहीं होगा। इसीलिए यहाँ प्लान, डू, चेक, एक्ट की प्रोसेस का पालन किया जाना बहुत आवश्यक है। मैं प्लान करूं, फिर उस पर एक्शन करूं, फिर उसे चेक करूं, फिर उसको रिव्यू करूं, फिर उसमें जो कमी रहेगी उस पर फिर प्लान करूं, फिर एक्ट करूं। ये साइकिल, पीडीसीए साइकिल सदैव चलना चाहिए। नंबर 2, डिजाइन ए स्किल प्लान। मेरे अपने एम्प्लॉयज में क्या क्या स्किल चाहिए, स्किल सेट या कॉम्पिटेंसी गैप कहाँ कहाँ है, किन किन एरियाज में है, उसको मैं समय रहते हुए फिल कर। नंबर 3, असेस एंड एडवाइज इंडिविजुअल एम्प्लॉय। हर एम्प्लॉय की क्षमता, दक्षता, कुशलता, 3 वर्ड याद रखिएगा, क्षमता, दक्षता और कुशलता, इन तीनों का प्रॉपर साइंटिफिक वे में असेसमेंट होना और फिर इंडिविजुअल को एडवाइज करना। तो फीडबैक, असेसमेंट लेना और एम्प्लॉय को फीडबैक देना कि यहाँ गैप है। नंबर 4 है मैच जॉब एंड एंगेज वर्कर्स और एंगेज एम्प्लॉयज। मैं उसकी कॉम्पिटेंसी, उसके स्किल सेट के हिसाब से उसका प्लेसमेंट करूं और हर एम्प्लॉय को फुल्ली एंगेज रखूं, क्योंकि जो एंगेज्ड एम्प्लॉय है उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत अधिक होती है। एक अनएंगेज्ड एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी या अनएंगेज्ड एम्प्लॉय का लॉस ऑर्गेनाइजेशन बियर नहीं कर पाता है। नंबर 5 है सेलेक्ट ट्रेनिंग एंड प्रोवाइडर्स। यह आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि मैं किस एम्प्लॉय को कब कौन सी स्किल दूं। तो मेरी ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन, जो मेरी डेवलपमेंटल टीम है जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देखती है,
वह उसको प्रॉपर असेस करे, और जो सर्विस ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हैं, जो ट्रेनर्स हैं, उनका उचित सिलेक्शन। वो केवल खाना पूर्ति के लिए या केवल रिलेशन मेंटेन करने के लिए नहीं, मेरी स्किल सेट या कॉम्पिटेंसी कितनी अपग्रेड हुई, कितना अप स्किलिंग मैंने लिटरली पैदा किया, उसको असेस करना बहुत आवश्यक है। नंबर 6, एडमिनिस्टर द प्रोजेक्ट एंड मॉनिटर रिजल्ट्स। कि मैं जहां जिसको भी, चाहे मैं ट्रेनिंग में भेज रहा हूं या मैं उसके डेवलपमेंट का, अपने एम्प्लॉय के डेवलपमेंट का कोई और प्लान मैंने बनाया है, चाहे वो नॉलेज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हो सकते हैं, उसका डेपुटेशन हो सकता है, उसको किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया जा सकता है, तो उनका प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हो, प्रॉपर कोचिंग और मेंटरिंग हो, और उसका रिजल्ट मॉनिटर साइंटिफिक एंड प्रोफेशनल वे में किया जाए। तो यह एक रोड मैप है जिससे मैं अप स्किलिंग को सिस्टमैटिकली अपने यहाँ एग्जीक्यूट कर उसका बेनिफिट ले सकता हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें चैलेंजेस क्या क्या आते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम स्किलिंग, अप स्किलिंग करते हैं या हम डेवलपमेंट किसी एम्प्लॉय का करते हैं, वह चाहे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात करें या किसी और अन्य रूप से उसका डेवलपमेंट करें, तो 4 चीजों की बड़ा चैलेंज ऑर्गेनाइजेशन में आता है। सबसे पहला चैलेंज है फाइनेंस, धन की कमी, क्योंकि इन सब में पैसा लगता है। तो यदि मैं अपस्किलिंग कर रहा हूं तो उसके लिए मैं एम्प्लॉय कहीं से निकालूंगा, तो उसकी जगह एक आदमी काम करने को चाहिए। उसकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों कॉस्ट का प्रॉपर एनालिसिस हो, और वो कॉस्ट बहुत अधिक आती है। कुछ कंपनियां अपनी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का बजट अपनी टोटल टर्नओवर का 3 से 6% खर्च करती हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमेटिकली ग्रो और सस्टेन करती हैं। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही, कभी किसी ने कह दिया और कोई किसी का प्रेशर आ गया, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करा दी, तो वहां कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। तो हमें आरओआई किसी भी चीज की निकालने के लिए अपना सिस्टमेटिक अप्रोच का होना बहुत आवश्यक है, ताकि फाइनेंस की प्रॉब्लम ना हो। तो फाइनेंस एक बहुत बड़ा ऑब्स्ट्रकल है। नंबर 2 है समय, क्योंकि हर आदमी बिजी है, मैन पावर लिमिटेड है, मैन पावर प्लानिंग के हिसाब से है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए मैंने कितना बजट रखा है, या मैंने कितने उसमें मैंडेज बना के रखे हैं, वो एब्सेंटी से या लीव से मैं कंट्रोल कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रहा हूं, तो वह समय को निकालना और पैदा करना। नंबर 2, हर किसी के लिए 24 घंटे नहीं होते। कुछ अपने दिन को केवल 20 घंटे में, कुछ 15 घंटे में, कुछ 16 घंटे में, कुछ अपने दिन को पूरे 24 घंटे में बांट कर रखते हैं। तो यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम और टाइम बाउंड एक्टिविटीज करना इस प्रोसेस के लिए बहुत जरूरी है। नंबर 3 है नेविगेशन एंड सपोर्ट, प्रोवाइडिंग द मोर देन जस्ट कंटेंट। कि मैं अपने एम्प्लॉय को एंगेज करने के लिए उनका नेविगेशन सपोर्ट और उनको अन्य सपोर्ट इतनी दूं कि वह उन सबको आराम से एडॉप्ट कर सकें। एक्सेप्टेबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग इज वेरी क्रिटिकल आइटम। तो उसके लिए सपोर्ट होना बहुत आवश्यक है। नंबर 4 है करियर कोचिंग, सीइंग द पाथ अहेड। कि जो मेरे यहाँ कोचिंग है, एम्प्लॉयज की कोचिंग है, वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जिन ऑर्गेनाइजेशंस में कोचिंग प्रोसेस आज इम्प्रूव्ड होती जा रही है, वो ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉय का लेवल ऑफ एंगेजमेंट बहुत बढ़ा रहे हैं। और जहां आज भी कोचिंग को या मेंटरिंग प्रोसेस को हेवाई समझा जाता है या केवल एक नई टर्मिनोलॉजी मैनेजमेंट की माना जाता है, वहां उसका बेनिफिट नहीं लिया जाता है। इसीलिए इन चारों चैलेंजेस को जो ऑर्गेनाइजेशंस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देती हैं, वो ग्रो कर रही हैं। और जो इनको चैलेंज ही मान रही हैं या इनको समय के अनुसार नहीं डेवलप कर पा रही हैं, वहां ये चैलेंज बहुत बड़े हैं। तो इन सब को ठीक करना मैनेजमेंट की विल पावर
मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज, मैनेजमेंट का स्ट्रॉन्ग प्लानिंग का हिस्सा बनना आवश्यक है। अब बात करते हैं कि अप स्किलिंग के बेनिफिट क्या क्या है। यदि यह प्रोसेस इतनी जरूरी है तो इसके कुछ विजिबल बेनिफिट्स भी होने चाहिए। इसके 5 विजिबल बेनिफिट्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यदि मैंने ठीक से इंप्लीमेंट किया है तो देखे जा सकते हैं। नंबर 1, इंप्रूव प्रोडक्टिविटी। मेरी हर चीज की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर जाती है, चाहे वो मैन पावर की हो, चाहे वो मटेरियल की हो, चाहे वो प्रोसेस की हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी की हो, चाहे वो मनी की हो। तो जितने भी मेरे रिसोर्सेज हैं सबकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाती है। प्रोडक्टिविटी पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। यदि आपको प्रोडक्टिविटी को अलग से समझना है तो मेरे YouTube चैनल पर जाकर मेरे प्रोडक्टिविटी के YouTube को देख कर सकते हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। नंबर 2, बेटर एम्प्लॉय एंगेजमेंट। जो एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बढ़ जाता है और एम्प्लॉय अनएंगेज से या ऑर्डिनरी लेवल ऑफ एंगेजमेंट से हाईली एंगेजमेंट जोन में चला जाता है। अतः बेटर एम्प्लॉय एंगेजमेंट के लिए अप स्किलिंग होना बहुत जरूरी है। नंबर 3 है इंक्रीज रिटेंशन। लंबे समय तक एम्प्लॉय को रोकना है तो उसका डेवलपमेंटल प्लान और उसका रिटेंशन बहुत आवश्यक है। नंबर 4 है एम्प्लॉय लॉयल्टी, कि यदि हम एम्प्लॉय को डेवलप करते हैं, उसके पर्सनल डेवलपमेंट और उसके करियर डेवलपमेंट की रेगुलर उसके साथ बातचीत करते हैं, उसको अपॉर्चुनिटी देते हैं, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो वह लंबे समय तक ऑर्गेनाइजेशन का लॉयल बन जाता है। नंबर 5 है लोअर एट्रिशन रेट। जब एम्प्लॉय लॉयल होगा, एम्प्लॉयमेंट एंगेज्ड हाई होगा, उसका कंपेंसेशन एडिक्वेट होगा, तो उसका एट्रिशन रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो जो आपके हिडन कॉस्ट है वह बहुत कम हो जाएगी। तो यह है अप स्किलिंग प्रोसेस के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 5 बेनिफिट कभी भी देखे जा सकते हैं। आपको यदि इन चीजों पर और ठीक से समझना है या जानना है तो आप मुझे या मेरी संस्था वीके डायनेमिक लीडरशिप सेंटर को या तो दिए हुए फोन नंबर पर या दिए हुए ईमेल पर लिख सकते हैं, बात कर सकते हैं। हम सदैव आपकी सफलता के लिए आपके साथ आपको पूरी